चलिए फ्रेंड्स शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में तो आने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो फर्स्ट टाइम एग्जाम जो आपका होगा 12 अप्रैल को आपको स्टार्टिंग में होने वाला है। तो यही पेपर आपका फंसने वाला है आपके एग्जाम में। तो आपको मॉडल प्रश्न पत्र का जो आपका सेकंड सेट है इनके सेट 2 आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको सेट फर्स्ट सॉल्यूशन करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप यहाँ पर फर्स्ट पहला वाला आप सेट दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैक बोर्ड का इनके झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा यह जारी किया गया है। सैंपल पेपर है, झारखंड का है यह। और प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021 और 22 का यानी सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और क्लास 10 का रहने वाला है, साइंस का रहने वाला है। और समय आपको पता होगा कि आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए। और सेकंड टर्म एग्जाम के लिए भी आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 40 मार्क्स का पेपर होता है। तो आपका पहला यहाँ पर निर्देश है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं और क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। कुल प्रश्न जो आपके रहने वाले हैं वो 40 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक निर्धारित किया गया है कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 ही अंक मिलने वाला है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। सही विकल्प में आपको चुनकर लिखना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं घटाया जाएगा, अर्थात नो नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि यदि आपने किसी भी क्वेश्चन का जवाब गलत दे दिया तो अभी आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो फिलहाल क्या आपका पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा। यहाँ पे क्या, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, तो हम जानते हैं जो r जो होती है, तो r जो होती है वो आपके 2f के इक्वल होती है। क्या होती है? तो 2f के इक्वल होती है। इसलिए f जो हो जाएगा वो आपका r/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f इक्वल जो हो जाएगा वो r/2 हो जाएगा। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। सेट फर्स्ट में भी यह क्वेश्चन आया था। यहाँ पर क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, तो आपको पता होगा। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के सदैव क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इनके जो आपतन कोण होता है सदैव परावर्तन कोण के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब बिंदु, यानी कि आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये दोनों ही आपके नियम होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन फंस सकता है। यहाँ पर थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पर क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव काल्पनिक होता है। ऑप्शन में आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हम जानते हैं वाहनों में जिनके पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग हम वाहनों में करते हैं, तो आपका आ जाएगा आंसर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि वस्तु का यहाँ उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़ी से बड़ी वस्तु का भी छोटा से छोटा प्रतिबिंब और कम स्थान पर दिखा देता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। और यहाँ पर बात नहीं, पांचवी क्वेश्चन की वो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? क्या जल है? तो हाँ, जल तो उपयोग में लाया जाता है। कांच भी लाया जाता है, प्लास्टिक भी लाई जाती है, बट मिट्टी कभी भी कांच यानी क्या नहीं जाती है, तो मिट्टी कभी भी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही राइट और करेक्ट हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सदैव सीधा होता है। यहाँ पर बात नहीं, यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान आपका क्या हो जाएगा, तो यानी आर क्या होता है, तो एक डबल होता है। तो आपका 12 दूना 24 सेंटीमीटर, इनके ऑप्शन में आपका पहला वाला ही राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें आठवीं क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से आएगा कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अग्रदीप की बात हो रही है यहाँ पर अवतल दर्पण का, या फिर आपका उत्तल दर्पण का, या फिर समतल का, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपको सिंपली यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग लगाना है, क्योंकि वाहनों में जो लाइट होती है वह लाइट रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है? तो वह फैलाती है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन में आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। और पश्च दृश्य दर्पण के रूप में आपको यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। 9वें क्वेश्चन की बात नहीं, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल लेंस के सामने जो रखी हुई वस्तु जो होती है उसका जो प्रतिबिंब होता है सदैव क्या होता है, तो आभासी होता है, वह सीधा होता है। क्या होता है? आभासी होता है, साथ ही साथ सीधा होता है। इसलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा, तो विकल्प आपका पहला वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। और यहाँ पर आते हैं कि डायोप्टर मात्रक है, तो डायोप्टर जो मात्रक होता है वो किसका होता है, तो आपका क्षमता का होता है, विभेदन क्षमता का होता है। और शक्ति का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, लेंस शक्ति का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो आपको पता होगा लेंस शक्ति का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, तो वो भी आपका डायोप्टर ही होता है। फिलहाल क्या आपका विभेदन क्षमता का होता है। यहाँ पर आते हैं फोकस दूरी का क्या होता है, तो आपको पता होगा
यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर आपको बताना होगी, फोकस दूरी आपको बताना होगी। चूंकि हम जानते हैं पी इक्वल जो होता है वो 1/f होता है। यहाँ पर यानी पी इक्वल कितना दिया रहा है, तो 2 इक्वल 2 दिया रहा है, तो 1/f है। यहाँ पर बात करें इनके f इक्वल कितना हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, फाइनली जब हम इसे मीटर में इनकी सेंटीमीटर में हम बदलते हैं तो आपका 100 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर बटे में 2 चल रहा है तो आपको यहाँ पर 50 आ रहा है, 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर आ जाएगा डी वाला, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो आँख की जो रंगीन भाग होता है, क्या हम उसे आइरिस कहते हैं, या फिर कॉर्निया कहते हैं, फिर पुतली कहते हैं, फिर परितार्थ क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं आँख के अंदर जो रंगीन भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कॉर्निया कहते हैं। और यहाँ पर या फिर पुतली कहते हैं, तो आपको वो कमेंट्स में लिखना होगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर इनकी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, क्या कॉर्निया होता है, या फिर पुतली होता है, या फिर आपका परितारिका होता है, या फिर दृष्टिपटल होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा दृष्टिपटल होता है, अर्थात रेटिना होता है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पर कराया दिए गए समीकरण में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्या पर यानी जब यहाँ पर 2NaHCO3 यानी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इस गिवन Na2CO3 और प्लस H2O प्लस CO2, तो आपको यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है मैं आपको बता चलूँ। यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया तो हो ही रही है, विस्थापन हो रही है तो नहीं, संयोजन हो रही है नहीं, वियोजन भी नहीं हो रही है, विस्थापन भी नहीं हो रही, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है वियोजन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वियोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो टूट रहा है। और यहाँ पर बात है 15वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया आपको संतुलित दिखाई दे रही है। क्या Na2O जब यानी कि हाइड्रोजन इनकी क्या करता है, जल के साथ क्रिया करता है, NaOH बनाता है, कि यह संतुलित है, तो नहीं, आपका पहला वाला तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्या का 4Al प्लस 2O2 है, तो आपको यह क्या सत्य है, फिर असत्य है। तो आपको बताते नहीं है, आपका बिल्कुल ही करेक्ट और बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर क्या कर रहा है, बिल्कुल ही ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, तो 6 दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपकी 4 ही दिखाई दे रही हैं। क्या जब कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो आपका CuO बनाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं कि जिंक जब होता है, जब वह जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है, साथ ही साथ कॉपर को विक्षेपित करता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बात क्वेश्चन 16 की इस प्रकार से आएगा, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, तो आपको बताना होगा। PbO प्लस CO गिवन आपका PbO प्लस CO है, तो हम जानते हैं Pb का क्या हो रहा है यहाँ पर, तो Pb का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है, तो Pb का तो अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर बात करें कि C का क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, तो जो कॉपर का हो रहा है तो वह क्या होता है, वह यहाँ पर उपचयन हो रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर उपचयन तथा अपचयन है, इसलिए आपको पता होगा कि आप यानी उपचयन तथा अपचयन है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है ऑप्शन में आपका सी वाला, यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि विकृत गंधता यानी कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, क्या उपचयन की, या फिर अपचयन की, या फिर आपको विस्थापन के, या फिर विस्थापन के। तो आपको यहाँ पर आंसर कह रहा है कि विकृत गंधता कौन सी अभिक्रिया के द्वारा होता है, तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा आ जाएगा। फिलहाल की सभी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग दिखा रहे हैं। यहाँ पर आते हैं कि चूने से सफ़ेदी इनके करते समय चूना में डाली जाने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें से कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो ऊष्मा निकलनी यानी ऊष्माक्षेपी है, क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी वियोजन होता है, अर्थात ऑप्शन में आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, यह इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। और यहाँ पर आते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, आपका मिथाइल ऑरेंज है, या फिर फिनोफ्थलीन है, या फिर आपको लिटमस है, या फिर मिथाइल रेड है। तो यहाँ पर बात करें तो मिथाइल क्या है, तो मिथाइल ऑरेंज है, या फिर आपका फिनोफ्थलीन है। ऑप्शन में आपका बी वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा, क्या आपका लिटमस पत्र लाल नहीं होगा, तो आपका क्या होता है अम्ल से, तो इनके अम्ल से क्या होता है, जैसे अम्ल जो होता है वह लाल क्या होता है, तो अगर बात करें कि अम्ल क्या होता है, तो अम्ल क्या होता है नीले को लाल करता है, और नीले को लाल करता है, लाल नहीं होगा। देखिए क्षार जो होता है, तो आप यहाँ पर क्षार देख लीजिएगा, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो क्षार दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन में आपका सी वाला दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीय जल का क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है, NaCl है, फिर आपका NaCO3 है, फिर यहाँ पर ऑप्शन में आपको जो हो जाएगा, तो वह ऑप्शन में आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात
करें अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग होता है, तो आपको पता होगा NaHCO3 का होता है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि उसमें H+ आयन होता है। अम्ल की उपस्थिति, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, उसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं। तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर क्या है, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। यह पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं कौन सा अम्ल होता है, तो आपको सिंपली ये पता होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अम्ल जो है वह कितना है, तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 जो है वह आपका अम्ल होता है, क्योंकि 7 से कम होता है वो आपका अम्ल होता है। और यहाँ पर बात नहीं क्वेश्चन 26 की, यहाँ पर क्या इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर अभिक्रिया आपको बताना हुई, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा कि वियोजन अभिक्रिया हो रही है। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया किस विक्रम में आती है, तो आपको पता होगा उत्सर्जन में आती है। किस में आती है, उत्सर्जन में आती है। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने का फलस्वरूप प्राप्त होता है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो आपको पता होगा। आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है कार्बोहाइड्रेट लगा देना है, क्या लगा देना है, कार्बोहाइड्रेट लगा देना है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो आपको सिंपली पता होगा स्वपोषी क्या होता है, तो स्वपोषी पोषण होता है। और यहाँ पर बात लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको टॉयलिन पाया जाता है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के, श्वसन प्रक्रिया में यानी पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ पर होता है। श्वसन प्रक्रिया की बात हो रही है तो आपको सिंपली यहाँ पर कौन सा लगा देना है, तो कोशिका द्रव्य लगा देना है या फिर क्या लगा देना है, आपको वो कमेंट्स में लिखना होगा। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जल तथा खनिज लवणों का जो संवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात नहीं, किससे समष्टि अथवा इनके आप कह रहा है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक होता है, पोषण या फिर शोषण या फिर जनन या फिर आपका नियंत्रण, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा क्या क्या होता है, तो शोषण आवश्यक होता है। और यहाँ पर बात दिए गया चित्र में क्या है, किस प्रकार की जनन को प्रदर्शाता है, तो आपको पता होगा मुकुलन है या फिर आपको यहाँ पर विखंडन या फिर आपका द्विखंडन है या फिर आपका पुनरुद्भवन है। तो यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर मुकुलन हो रहा है। अगर यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की वो देख लीजिएगा कि परागकण एक पुष्प एक का परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प का स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, निषेचन परागकण, तो आपका सिंपली यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भ्रूण को माँ के गर्भाशय, यहाँ पर कह रहा है भ्रूण को माँ के गर्भाशय से माँ की गर्भाशय के किस भाग में पोषण मिलता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा कहाँ पे मिलता है, तो आपको यानी भ्रूण की यावत हो रही यहाँ पर तो प्लेसेंटा से मिलता है, तो आपको सिंपली पहला वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है, तो वह तेजी से चलता है या फिर आपका उसमें स्वयं इनके आग लगा देती हैं या फिर आपका प्रति एकांक द्रव्यमान अधिकार है, तो आपको कमेंट्स में लिखना होगा यहाँ पर इसका जवाब कौन सा होना चाहिए। पवन ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, आपको बताना होगा। कौन समाप्त यानी कि ऊर्जा स्रोत कहलाता है, तो आपको बताना होगा। परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। इसके बाद में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा